रेडी। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। साथियों, बज चुके हैं दोपहर के 11 और समय हो चुका है आपकी आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए केमिस्ट्री की क्लास का। तो मैं प्रस्तुत हूं आपके समक्ष केमिस्ट्री की क्लास लेकर पायलट बैच में। उम्मीद करता हूं सभी साथी बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे और शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। ठीक है मेरे भाई, आज हम टॉपिक शुरू करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा वैलेंसी यानी संयोजकता के बारे में बताऊंगा। उसके बाद हम नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम होगा केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है भैया, आशीर्वाद सभी को। गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार। ठीक है मेरे भाई, आज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास होगी। आज की क्लास में हम थोड़ा गह बेहर आज की क्लास में हम थोड़ा सा डीप जाएंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की पकड़ को पकड़ेंगे। तो बहुत ध्यान पूर्वक क्लास को देखिएगा, है ना मेरे भाई। मैं आपको क्लास को नोट करने का टाइम भी दूंगा, लेकिन आपका फोकस क्या होगा कि आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सुने ध्यान से। मैं नोट करने का समय दूंगा। अगर आप नोट कर पाना बहुत अच्छी बात है, नहीं नोट कर पाओ तो और भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जब रिकॉर्डेड फॉर्म में बाद में क्लास देखेंगे तब आप अपने नोट्स बना लीजिएगा। ठीक। आज क्लास को समझना बेहद जरूरी है क्योंकि आज बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट आप पढ़ने वाले हैं, जिसके आधार पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको रेलवे, एएलपी और लोको पायलट में देखने को मिलेंगे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है दोस्त। हाँ, गुड मॉर्निंग भाई। सुरजीत कुमार, आदित्य कुमार, दुर्गेश कुमार, अभिषेक कुमार, सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम। कमलेश कुमावत, बेहतरीन मेरे भाई, प्रणाम आपको। सत्यमपाल, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपका कोई डाउट आता है, अगर आपका कोई भी डाउट आता है, टेलीग्राम पे आप मैसेज कीजिएगा, आपको रिप्लाई मिलता है ना। कोई समस्या वाली बात नहीं है। और क्लास एंड होने के बाद, जैसे ही क्लास एंड होती है तो मैं आपसे जरूर पूछता हूं कि क्लास आपको कैसी लगी। तो उस पे सभी साथी जरूर रिएक्ट किया करो। इससे यह मालूम चलता है कि आप लगातार हमारे साथ बने हुए हो और आप क्लासों को पढ़ रहे हो, कवर कर रहे हो। ठीक है मेरे भैया, चलिए। सारी सुविधाएं आपके लिए हैं। मैंने आपको यहां तक की आराम दे रखी है कि आप कुछ लिखिए भी मत, आप केवल ध्यान से क्लास को सुनिए। बस आपका इतना काम है। और अगर आप इतना भी काम नहीं कर सकते तो फिर कोई मतलब नहीं है कंपटीशन की तैयारी का। आप एकदम क्लास को ध्यान से सुनिए, फोकस होकर, सारी चीजें अपने आप आपके माइंड में बैठ जाएंगी। आपको मालूम है केमिकल बॉन्डिंग की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है केमिस्ट्री में, तो थोड़ा सा सचेत रहिएगा। ठीक है मेरे भाई, चलाते बंद मत करना आप। 16 17 के बारे में क्या होता है वैलेंसी, लगा दीजिए अंकल 16 पे, 16 या 17 पे लगा दीजिए मेरे भाई। अगर मैं वैलेंसी के बारे में बात करूं, संयोजकता के बारे में बात करूं, तो ध्यान से सुनिएगा क्या होता है कॉन्सेप्ट। बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है यहाँ पे। वैलेंसी, जिसको हिंदी में हम संयोजकता कहते हैं, क्या होती है संयोजकता। देखो मेरे भाई, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है, कोई भी सेल जो होती है, उसमें आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जैसे ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, यानी कि एक ऐसा नाभिक है जिसके अंदर प्रोटॉन भी है और जिसके अंदर प्रोटॉन है और जिसके अंदर न्यूट्रॉन है। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब इसके आसपास चारों ओर कक्षाएं हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं मेरे भाई, चक्कर लगा रहे हैं। कोई समस्या यहां तक? यही तो होता था परमाणु मॉडल। ठीक है गुरुजी।
अब जरा यहां ध्यान से सुनना, फोकस करना मेरी बात को। कल आपको एक कॉन्सेप्ट ये मिला था बोर बरी नियम के अनुसार कि किसी भी परमाणु की जो बाहरी कक्षा होगी, किसी भी परमाणु की जो बाहरी कक्षा होगी, जैसे इस परमाणु की ये बाहरी कक्षा है, तो इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? इसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यानी कि इसको अष्टक का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अष्टक का सिद्धांत कहा जाता है, यानी कि ऑक्टेट रूल कहा जाता है। ठीक है भैया, इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्टेट रूल कहते हैं। ऑक्टेट रूल के अनुसार किसी भी आउटर मोस्ट सेल पे 8 इलेक्ट्रॉन्स मोस्ट प्रोबेबली रह सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? अष्टक का सिद्धांत कहेंगे। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब संयोजकता को समझने से पहले हमको बोर बरी मॉडल के कुछ पॉइंट रिकवर करने होंगे। देखो क्या होता था, अगर मैं यहां पर देखूं तो बोर बरी सिद्धांत के द्वारा हमने क्या समझा था? ध्यान से सुनिएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। बोर बरी सिद्धांत के द्वारा हमने ये समझा था मेरे भाई कि किसी भी आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये परमाणु है, ये नाभिक है किसी भी परमाणु का, तो इसके बाहर जो कक्षा होंगी, जो ऑर्बिट्स होंगे, उसमें क्या भरे जाएंगे? इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, इसका फैसला किसके द्वारा होगा? देखिए ध्यान से समझिए, किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ये किसके द्वारा निश्चित होगा? ये निश्चित होगा मेरे भाई, ये निश्चित होगा फॉर्मूला 2n² के द्वारा निश्चित होगा। ठीक है भैया, निश्चित होगा। देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिसाइडेड बाय 2n²। ध्यान से सुनना, जैसे ये पहली कक्षा है, ये कौन सी कक्षा है? पहली कक्षा है। तो इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये किसके द्वारा डिसाइड होगा? 2 × n² के द्वारा, जहां पर 2 × n का मान, ये कौन सी कक्षा है? n कक्ष संख्या पहली है, तो n की वैल्यू यहां पर 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है भैया, पहली कक्षा में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये किसके द्वारा डिसाइड होगा? 2n² के द्वारा डिसाइड होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, दूसरी बात बोर बरी मॉडल में यह कही गई थी कि दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्या कही गई थी कि जब तक पिछली कक्षाएं भर नहीं जाएंगी, जब तक पिछली कक्षाएं भर नहीं जाएंगी, पिछली कक्षाएं भर नहीं जाएंगी, ठीक है मेरे भाई, तब तक अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होगा। ठीक है, होगा। ये बात भी बताई गई थी। ध्यान से सुनिए, इन्होंने क्या कहा था कि नो इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर्ड, नो इलेक्ट्रॉन will be transferred into next cell, next orbit लिख लो आप, next orbit until previous orbit is filled।
until previous orbit is filled। इसका मतलब मेरे भैया क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ, चित्र पे आते हैं, जब तक इस कक्षा में पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे तब तक इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। जब ये वाली कक्षा पूरी तरीके से भर जाएगी तब इसके आगे इलेक्ट्रॉन को हम स्थानांतरित करेंगे अगली वाली कक्षा में। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे दोस्त। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया था। चलिए, ये दो पॉइंट थे किसके, बोरबरी सिद्धांत के बोरबरी सिद्धांत के। ठीक, अब हमें क्या करना है, और बोरबरी सिद्धांत ने क्या कहा था बोरबरी सिद्धांत ने क्या कहा था कि किसी भी किसी भी किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में, ध्यान से सुनिएगा, किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन स्थापित किए जा सकते हैं। किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे। ठीक है भैया। इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट there will be 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक मेरे भाई, इसी को हमने क्या कहा, इसी को हमने ऑक्टेट रूल कहा। ये बात गुरुजी आपने बताई क्यों, ये बात वैलेंसी को समझने के लिए बहुत जरूरी थी। पहले बोरबरी सिद्धांत को समझते फिर हम वैलेंसी को समझेंगे। हर एक चीज का एक स्टेप होता है, उस स्टेप के सिस्टम के तहत हमें कार्य करना पड़ता है। क्लियर हो गई बात यहां तक। यानी कि बोरबरी सिद्धांत के अनुसार इन्होंने अष्टक का नियम भी दिया था कि किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है मेरे भाई। अब वैलेंसी क्या होती है इसको समझते हैं। ठीक है भैया, वैलेंसी क्या होती है, यानी कि संयोजकता इसको हिंदी में कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं हम, संयोजकता कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, वैलेंसी क्या होती है, इसको संयोजकता कहते हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो पोटेशियम का एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं। ठीक है मेरे भाई, पोटेशियम का एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक है 19। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, 19 का मतलब क्या हो गया, अब ये अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को रखा जाएगा। ठीक, पहली कक्षा में अगर हम सूत्र लगाएंगे, देखो इसको वैलेंसी को चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करो मेरे भाई, क्योंकि वैलेंसी ही सब कुछ है केमिस्ट्री में आगे, है ना, संयोजकता ही सब कुछ है केमिस्ट्री में आगे। तो एकदम संयोजकता को हम बहुत ध्यान से समझेंगे, एकदम फोकस कीजिएगा। पोटेशियम पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19। अब ध्यान से समझिएगा यहां पर क्या करता है, कैसे करता है। देखो, न्यूक्लियस बनाया जिसमें प्रोटॉन भी मौजूद है और न्यूट्रॉन भी मौजूद है। ये न्यूक्लियस किसका है, पोटेशियम का है। पोटेशियम का एक एटम है। ठीक, अब स्वाभाविक सी बात है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस यानी कि नाभिक के अंदर आ गए, बात बचती है इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में घूम रहे होंगे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से फोकस करिएगा। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होंगे, यहां कक्षाओं में घूम रहे होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है, और एक कक्षा हमको बनानी पड़ेगी, एक कक्षा और बनानी पड़ेगी मेरे भाई। ये मैंने अलग अलग कलर से शेड किया है जिससे आपको समझने की आसानी हो।
और यहां पर थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये क्या है, ये नाभिक है मेरे भाई, ये क्या है, नाभिक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, है ना मेरे भाई। इसको मैं लिख देता हूं, ये क्या है, नाभिक है। नाभिक यानी कि न्यूक्लियस है। ठीक। अब जरा देखो, प्रोटॉन की परमाणु संख्या अगर 19 है तो मेरे भाई अगर हम इसको बहुत ध्यान से समझेंगे तो अब हमारे पास सूत्र आता है कौन सा, 2n², जिसके आधार पर किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे हम इसका फैसला करेंगे। इस सूत्र के आधार पर, इस फार्मूले के बेस पर किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे हम इस बात को निश्चित करेंगे। तो अगर हम ये पहली वाली कक्षा देखें तो पहली वाली कक्षा में 2 × 1 का स्क्वायर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है मेरे भाई। तो अगर हम यहां पर लिखें तो पहली वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन गए, 2 इलेक्ट्रॉन गए। ठीक, काम खत्म। पहली वाली में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसका निश्चित हो गया। अब बात करते हैं दूसरी वाली कक्षा के लिए। तो दूसरी वाली कक्षा में 2 × 2 का स्क्वायर बराबर 8। 2 × 2 का स्क्वायर यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो यहां पर दूसरी वाली कक्षा में कितने गए, 8 इलेक्ट्रॉन गए। कोई दिक्कत। अब 8 2 10 इलेक्ट्रॉन फिक्स हो गए। 19 में से 10 इलेक्ट्रॉन सेट हो गए। पहली में 2 इलेक्ट्रॉन सेट हो गए, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन सेट हो गए, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन अपनी स्थिति पर पहुंच चुके हैं। अब प्रॉब्लम आने वाली है, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं उनको कैसे स्थित किया जाए। यानी कि अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 9 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। ठीक है भैया। तो अगर हम देखें तो हम अगली वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। अगली वाली सेल में अगर हम देखें तो हम 8 इलेक्ट्रॉन रख दें, कोई दिक्कत है बोलो। अगली वाली जो सेल है यानी कि इस वाली सेल में अगर हम 8 इलेक्ट्रॉन रख दें लाल वाली में, तो आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से 8 इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है। ठीक। अब फिर भी 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच रहा है। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहां पर रखा इसको, यही तो इसका विन्यास होगा। ठीक है मेरे भाई। अब जरा बहुत ध्यान से सुनना, अगर हम यहां पर देखें तो जो आउटर मोस्ट सेल है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बोरबरी सिद्धांत के अनुसार या अष्टक सिद्धांत के अनुसार हमने ये पढ़ा है कि बाहरी जो सेल होगी, जो बाहरी कक्षा होगी, वहां पर कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, वहां पर कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अब या तो पोटेशियम एक काम करे, या तो किसी से 7 इलेक्ट्रॉन उधार ले। क्या करे, 7 इलेक्ट्रॉन उधार ले, उधार ले। क्यों, क्यों 7 इलेक्ट्रॉन उधार ले भाई, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 7 इलेक्ट्रॉन उधार ले लेगा तो इसके पास बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन अगर अब ये क्या कर सकता है पोटेशियम, या तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, किसी को दे दे। ठीक, किसी को दे दे। तो उससे क्या होगा, जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे देगा, पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु को दे देगा, तो ये वाली कक्षा क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये वाली कक्षा क्या खत्म हो जाएगी भाई, जब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कक्षा भी नहीं होगी। 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ये कक्षा खत्म हो गई। अब इसके पास केवल ये कक्षा बची, लाल वाली, रेड वाले कलर वाली कक्षा। तो अब यहां पर मेरे भाई आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि यहां पर तो ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर देता है, तो यहां पर इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब इसके पास ये कक्षा बचेगी और इस कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है भैया, इस कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। अब जरा यहां ध्यान से समझो कि अब बात ये सब क्यों खेल किया गया, ये सब इसलिए किया गया ताकि अष्टक के सिद्धांत को पूरा किया जा सके। ठीक है मेरे भाई। अब वैलेंसी क्या हुई, अगर हम वैलेंसी को देखें तो वैलेंसी यानी कि संयोजकता का मतलब क्या हुआ, संयोजकता
यानी कि वैलेंसी का मतलब ये हुआ कि किसी भी परमाणु में अष्टक सिद्धांत को पूर्ण करने के लिए, अष्टक सिद्धांत अर्थात बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना, शेयरिंग मतलब शेयर करना, इलेक्ट्रॉन का शेयर करना संयोजकता कहलाता है, संयोजकता कहलाता है। ठीक है भैया, संयोजकता कहलाता है। ठीक है मेरे भाई, इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिख लेंगे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट is known as वैलेंसी। ठीक है मेरे भाई, यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बताओ, बोलो। क्लियर हो गई बात? बोलो, डन है? क्लियर है यहां तक संयोजकता? लिख लो सभी लोग। लिख लिया? बोलिए अमित जी, क्या दिक्कत है भाई? बोलिए क्या समस्या आ रही है आपको? यहां तक क्लियर है? डन। चलो, यहां से कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब यहां पर तो हमारा ये टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर का कंप्लीट होता है। अब हम शुरुआत करेंगे नए टॉपिक की, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, इसको हटा ही दो भैया, अमित चक्रा को हटा दो, ये फर्जी कमेंट कर रहा है, रुको रहने दो। दिक्कत है सर, बहुत दिक्कत है, थर्ड में 18 होते हैं। अरे यार महाराज, एक चीज समझो अमित चक्रा जी, बहुत ध्यान से सुनिए। आप थर्ड ऑर्बिट में 2n² के बेस पर कह रहे हो 18 होते हैं, लेकिन ऑक्टेट रूल क्या कहता है? अब एक चीज समझो, अगर आप थर्ड ऑर्बिट में 18 कह रहे हो तो इसके पास 19 इलेक्ट्रॉन है पोटेशियम के पास। ठीक है, ध्यान से सुनो, पोटेशियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन है, तो आप पहले में 2 रख सकते हो, दूसरे में क्या रखोगे? 8 रखोगे। अब तीसरे में 18 कहां से रख दोगे मेरे भाई? आप कह दो नहीं गुरुजी, बाकी के बचे हुए हम तीसरे में रख दें, क्योंकि यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रखे जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, यहां पर बात कह रहा है कि एक सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, किसके अनुसार? ऑक्टेट रूल के अनुसार। ठीक है मेरे भाई, ऑक्टेट रूल के अनुसार। सूरज कुमार हटाओ। ठीक है मेरे भाई, ऑक्टेट रूल के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन में 8 रखेंगे, क्योंकि अष्टक का सिद्धांत यह कहता है। अगर आप कह रहे हो, देखो भाई, अब 2 और 8 इलेक्ट्रॉन यहां पर सेट हो गए थे, ठीक, अब बचे थे हमारे 9 इलेक्ट्रॉन, तो हम इसी में ही पूरे 9 इलेक्ट्रॉन न रख देते लाल वाली सेल में। अलग वाली सेल हमको क्यों बनानी पड़ी? इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि मेरे भाई एक सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। ठीक, अब जरा समझो, एक इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है किसको दिया गया? संदीप जी पूछ रहे हैं। मेरे भाई ये पोटेशियम जो है, ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को भी ट्रांसफर कर देगा।
ठीक है मेरे भाई। जैसे आपने सुना होगा कि पोटेशियम को अगर पानी में टच कराओगे तुरंत आग पकड़ता है। तो जैसे पानी पोटेशियम के संपर्क में आया, तो पानी जैसे ही पोटेशियम के कांटेक्ट में आएगा वैसे ही पोटेशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन पानी के साथ शेयर करेगा और रिएक्शन होगी, अभिक्रिया होगी, जिसके कारण आग पकड़ता है पोटेशियम और सोडियम। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, क्लियर हो गई होगी बात। चलिए, संयोजकता यहां तक संपन्न हो गई। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। क्या स्टार्ट करेंगे? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, संयोजकता अगर आपको समझ में आ गई होगी तो केमिकल बॉन्डिंग भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। हिंदी में इसको रासायनिक बंध कहा जाता है। रासायनिक बंध कहा जाता है। एक चीज समझ लो मेरे भाई, एएलपी और टेक्नीशियन वाले जो भी बच्चे हैं जो भी बच्चे हैं एएलपी और टेक्नीशियन वाले, इनको एक चीज समझ लेनी चाहिए कि आपका जब रेलवे का पेपर आएगा ना एएलपी और टेक्नीशियन का, उसमें जो साइंस का लेवल होगा, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायो हो, ये बहुत हाई क्लास पूछेगा। ऐसा नहीं, आप ये मत सोचिए कि इन्होंने सिलेबस में लिख रखा है कि 10वीं तक पूछेंगे तो ये 10वीं तक ही पूछेंगे। ऐसा नहीं है भाई। रेलवे हमेशा अपने पेपर में साइंस का लेवल बहुत ज्यादा हाई रख के पूछता है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, हर क्वेश्चन पेपर में आपको एक से एक ऐसे जबरदस्त क्वेश्चन मिलेंगे। आप फिजिक्स की बात कर लो, आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो रेलवे में फिजिक्स होती है। तो फिजिक्स में जो क्वेश्चन आएंगे बहुत डेप्थ तक आएंगे। अगर आपने केवल ऊपर ऊपर से पढ़ लिया है ना तो उसका कोई मतलब नहीं है, आप पेपर नहीं निकाल पाओगे, इस बात की गारंटी है। या केमिस्ट्री की बात कर लो आप, केमिस्ट्री में केवल मैं आपको ऊपर ऊपर की परिभाषा बता दूं, डेप्थ ना बताऊं, तो आप पेपर में कुछ नहीं कर पाओगे। यहां पर तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है गुरुजी, बहुत आसान आसान समझा रहे हो। ठीक है ना मेरे भाई? तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में खासकर बहुत डेप्थ, थोड़ा सा डेप्थ में उतरिए, गहराई में उतरिए, क्योंकि वहां जो क्वेश्चन बनेंगे उनका लेवल बहुत अच्छा होगा। आप खाली ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो, कोई मतलब नहीं। आपने फिजिक्स में पढ़ ली गति क्या होता है, खाली गति पढ़ ली, विराम अवस्था पढ़ ली, कोई मतलब नहीं भाई। कितने डिग्री का कोण बनना है, लाइन ऑफ मोशन क्या है, इन सारी बातों को डिस्कस होगा। ठीक उसी प्रकार से केमिस्ट्री में हम सीधा सीधा आपको पदार्थ क्या है, मैटर क्या है, ये बता दें, खत्म कर दें, नहीं भाई। क्यों होती है, क्यों अवस्था, क्यों अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, ये सारी बातें आपको समझनी होगी। ठीक है मेरे भाई? ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक बंध किसे कहते हैं, केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं? अब ध्यान से सुनना। जैसा कि आपको मालूम है, आवर्त सारिणी में 6 अक्रिय गैसें होती हैं। आवर्त सारिणी में क्या होती हैं? 6 अक्रिय गैसें होती हैं। 6 अक्रिय गैसें होती हैं। अक्रिय गैसें होती हैं। अब सुनो, अक्रिय गैसों का मतलब क्या होता है? अक्रिय गैसें क्या है, यहां पर मैं लिख देता हूं, 6 इनर्ट गैसेस आर प्रेजेंट। 6 इनर्ट गैसेस आर प्रेजेंट। देखो, अब यहां ध्यान से सुनिएगा। अब ये 6 अक्रिय गैसें जैसे क्या हो गई, हीलियम हो गया, नियान हो गया, जेनॉन हो गया, आर्गन हो गया, एटसेट्रा। ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या यहां तक? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब इन गैसों का जो ऑक्टेट रूल होता है, यानी कि जो बाहरी संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। ठीक है मेरे भाई, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। इनके जो बाहरी कक्षा में क्या होंगे, इन सारी गैसों के बाहरी कक्षा में क्या होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे। कहां पूरे होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में पूरे होंगे, बाहरी कक्षा में पूरे होंगे, पूरे होंगे। ठीक है भैया, यानी कि ये जो गैसें हैं, जैसे नियॉन गैस है, जेनॉन गैस है, हीलियम गैस है,
ठीक है मेरे भाई। राजवीर जी कह रहे हैं कि सर डीप है। अरे मेरे भाई मैं आपको इतना बता रहा हूं कि आप थोड़ा सा डीप में पढ़ो बस। सर सभी लोग अच्छा ही पढ़ा रहे, तुम कितना पढ़ रहे हो इस चीज को समझो। मैं आपको ये समझा रहा हूं। ठीक है भैया, इधर ध्यान दो। 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में पूरे होंगे इनमें। अच्छा, अब यहां पर क्या कह रहा है कि 8 इलेक्ट्रॉन जब बाहरी कक्षा में इनके पूरे होंगे, परमाणु में होंगे, तो तो ये क्या करेंगे, ये किसी के साथ कोई भी बॉन्ड नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हम नियॉन के बारे में बात करें तो माना ये एक न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, इसकी बाहरी कक्षा ये है। ठीक है, तो इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं मेरे भाई। तो अब इस गैस को, नियॉन को, ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता है, ना किसी को इलेक्ट्रॉन देने की आवश्यकता है। ठीक, यहां पर समझिए, अक्रिय गैसों को अक्रिय गैसों को अक्रिय गैसों को ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता है, ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता है, और ना ही इलेक्ट्रॉन देने की आवश्यकता है, और ना ही इलेक्ट्रॉन देने की आवश्यकता है। इलेक्ट्रॉन देने की आवश्यकता है। ठीक है भैया, आवश्यकता है। ना ये इलेक्ट्रॉन लेंगे किसी से, और ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक, तो अब ये ना किसी के साथ इलेक्ट्रॉन लेंगे, ना ही तो इलेक्ट्रॉन देंगे, तो स्वाभाविक सी बात है ये किसी भी प्रकार की रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेंगे। किसी भी प्रकार की रासायनिक क्रिया, ध्यान से सुनना मेरी बात को, रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेंगे, रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेंगे। कोई दिक्कत? अब ये जब किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेंगे तो मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, ये किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये किसी भी प्रकार का कोई भी बंध नहीं बनाएंगे। ये किसी भी प्रकार का कोई भी बंध नहीं बनाएंगे, किसी भी प्रकार का कोई बंध नहीं बनाएंगे, यानी कि बॉन्ड नहीं बनाएंगे, बंध नहीं बनाएंगे। ठीक है भैया, बनाएंगे। अब बॉन्ड, बंध को क्या कहा जाता है? बॉन्ड कहा जाता है। अंग्रेजी वाले बच्चे समझ लो कि ये जो इनर्ट गैसेस होंगी, इनर्ट गैसेस जो होंगी, इनर्ट गैसेस will not donate electron and not borrow electron। ठीक, ये ना किसी को इलेक्ट्रॉन देंगी, ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगी। दैट्स वाई they are not involved in chemical reaction, they are not involved in chemical reaction and do not make bond। ठीक है मेरे भाई, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये किसी भी प्रकार के बॉन्ड नहीं बनाएंगी। अब जरा यहां पर ध्यान से सुनना, ये न किसी को इलेक्ट्रॉन देंगी, न किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगी, तो कोई भी बॉन्ड नहीं बनाएंगी। अब जरा यहां पर समझिए, यहां पर कहना क्या है, यहां पर बॉन्ड कौन बनाएगा? देखो, बॉन्ड वो बनाएगा, जैसे पोटेशियम आपने देखा था, पोटेशियम का एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, यानी कि वो किसी को एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता था, डोनेट करना चाहता था। अब अगर हम किस ऐसे तत्व को ढूंढें जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में, यानी कि सबसे बाहरी वाली कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो ऑक्सीजन को चाहिए एक इलेक्ट्रॉन और इधर पोटेशियम को एक इलेक्ट्रॉन देना है, तो ये दोनों आपस में क्या कर देंगे, शेयरिंग कर देंगे मेरे भाई। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा पोटेशियम का, पोटेशियम इसको दान करेगा किसको, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। यहां तक किसी को कोई समस्या है? ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? ठीक, अब आप समझ पा रहे होंगे, आप इसको लिख लेंगे। अच्छा, अब बात आती है कि यहां पर क्वांटम संख्याओं के बारे में थोड़ी सी बात होगी, क्योंकि क्वांटम संख्याएं जो कि बहुत महत्वपूर्ण चीज है, उसको हमको समझना पड़ेगा। ठीक है भाई? चलिए, ये क्लियर हो गया। चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा क्वांटम संख्याओं के बारे में। क्या होती हैं क्वांटम संख्याएं, इसको जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि पेपर में यहां से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं और अच्छे खासे लेवल के मिलते हैं। ठीक, चलिए, क्वांटम नंबर यानी कि क्वांटम संख्याएं जिसको कहेंगे हम, क्वांटम संख्याएं कहेंगे। ठीक, कोई समस्या नहीं यहां तक। देखो, सबसे पहली क्वांटम संख्या क्या होगी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहली जो क्वांटम संख्या होगी वो क्या होगी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। ये इसका मतलब क्या हुआ? ये प्रिंसिपल क्वांटम संख्या को हिंदी में कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य मुख्यतः यह होता है, ये इस बात को सत्यापित करती है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक से कितनी औसत दूरी पर है, नाभिक से कितनी औसत दूरी पर है, औसत दूरी पर है। ठीक है भैया, औसत दूरी पर है। इसे किससे दर्शाया जाता है? इसे स्मॉल एन से दर्शाया जाता है, इसे स्मॉल एन से दर्शाया जाता है। ठीक मेरे भाई, कोई समस्या यहां तक? ठीक, ठीक है मेरे भाई, कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक से औसत दूरी पर, कितनी औसत दूरी पर है, इसे एन से दर्शाया जाता है। यह बात किसके द्वारा पता चलती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के द्वारा, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा। अंग्रेजी वाले बच्चे क्या लिख लेंगे इसको? अंग्रेजी वाले लिख देंगे इट टेल्स अबाउट द एवरेज डिस्टेंस ऑफ, अबाउट द एवरेज distance of electron, average distance of electron from nucleus, ठीक है भैया, न्यूक्लियस। it is donated by small n। ठीक है मेरे भाई, it is donated by small n। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, क्लियर हो गया? नोट कर लो इसको, जल्दी से शॉर्ट में लिखो। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया? बोलो, लिख लिया आपने? चलिए अगली क्वांटम संख्या देखते हैं। अगली क्वांटम संख्या को हम क्या कहेंगे? शॉर्ट में लिखा करो, शॉर्ट फॉर्म में लिखा करो यार, पूरी परिभाषा उतारने बैठोगे तब तो फिर लिखते ही रहोगे। दिशांगी क्वांटम नंबर, दिशांगी क्वांटम नंबर। ठीक है भैया, इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे दिशांगी क्वांटम संख्या। और ये क्या बताती है? ये मुख्यतः ये इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को दर्शाती है, इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को दर्शाती है। ठीक है भैया,
इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को दर्शाती है, दर्शाती है। ठीक है मेरे भाई, क्यों दर्शाती है, ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन की मोशन कैसे है। जैसे इसको आप इलेक्ट्रॉन मान लो, है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर घूमेगा, एक तो ऐसे घूमेगा और दूसरा ऐसे नाभिक के चक्कर लगा रहा होगा, जैसे पृथ्वी लगाती है ना सूर्य के। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, ये ऐसे अपनी धुरी पर भी घूम रहा होगा और नाभिक के चक्कर लगा रहा होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब अपनी धुरी पर घूम रहा होगा, एक सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, तो स्वाभाविक सी बात है इसमें कोणीय संवेग उत्पन्न होगा, एंगुलर मोमेंटम उत्पन्न होगा। ठीक है मेरे भाई, इट रिप्रेजेंट्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एंगुलर मोमेंटम तो आपने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। घूर्णन गति में आपने एंगुलर मोमेंटम बहुत पढ़ा होगा। ठीक है मेरे भाई, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक ठीक है भाई, एंगुलर मोमेंटम आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, और एंगुलर मोमेंटम से तो अच्छे खासे क्वेश्चन भी पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, क्लियर हो गई बात। इसे किससे दर्शाया जाता है, इसे एल से दर्शाया जाता है, स्मॉल एल से दर्शाया जाता है। ठीक है मेरे भाई, दर्शाया जाता है। कोई समस्या यहां तक? चलिए इसको भी नोट करिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं फिर अगली क्वांटम संख्या पर। हो गया, चलिए ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। अब आती है बात मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, जिसको हम क्या कहेंगे, चुंबकीय क्वांटम संख्या कहेंगे। क्या कह देंगे भैया, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या ये क्या करती है, ये परमाणु के त्रिविमीय अभिन्यास को दर्शाती है, त्रिविमीय अभिन्यास को दर्शाती है। ठीक है भैया, दर्शाती है। इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे स्मॉल एम से दर्शाया जाता है, इसे स्मॉल एम से दर्शाया जाता है। देखो कैसे क्या सिस्टम हो गया है, ध्यान से सुनना। यानी कि जैसे जो एटम के आसपास का 3 डायमेंशनल एरिया होता है, एटम कैसा होता है, एटम होता है एक बॉल की आकार का, एक गेंद की आकार का। तो एटम ऐसा, अब यहां पर मैं एटम बनाऊंगा तो आपको तो खाली एक सर्किल दिखेगा, लेकिन वास्तविकता में एटम ऐसा है नहीं, क्योंकि आप यहां पर 2D फेस में देख रहे हो। अगर त्रिविमीय में देखोगे तो अणु या परमाणु जो आपको दिखेगा एक गेंद की आकार में दिखेगा। तो उसके आसपास का जो त्रिविमीय क्षेत्रफल है, यानी कि 3 डायमेंशनल जो एरिया है, वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या के द्वारा। और इसको किससे दर्शाया जाता है, एम से दर्शाया जाता है। बोलो यहां तक क्लियर हो गई बात? ठीक है मेरे भाई, अब बात करते हैं साइक्लिक क्वांटम नंबर के बारे में। अंतिम क्वांटम नंबर है ये, क्या कहेंगे हम इसको, साइक्लिक क्वांटम नंबर, साइक्लिक क्वांटम नंबर। ठीक है मेरे भाई, यानी कि जिसको चक्रण क्वांटम संख्या कहेंगे, चक्रण क्वांटम संख्या कहेंगे। ठीक है, देखो अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक उदाहरण दिया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहा है, ये अपनी धुरी पर घूम रहा है और साथ में ऐसे ऐसे चक्कर भी काट रहा है, किसके, नाभिक के। बोलो, ये
साथ में नाभिक के क्या कर रहा है, ऐसे चक्कर काट रहा है और साथ में अपनी धुरी पर भी घूम रहा है। अब यहां से क्या आपको समझ में आया कि देखो, पृथ्वी जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, यानी कि पृथ्वी अपना एक चक्र, एक साइकिल पूरा करती है 365 दिनों में। ठीक है मेरे भाई, पृथ्वी अपना एक चक्र, एक साइकिल 365 दिनों में पूरा करती है, जिसको हम एक साल कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी तो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक चक्र पूरा करेगा, जिसको हम साइक्लिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन की चक्रीय गति कहेंगे। अब ये जो चक्रीय गति है, ये किसके द्वारा पता चलती है, चक्रण क्वांटम संख्या के द्वारा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन की चक्रण की गति, चक्रण की गति को दर्शाते हैं, को दर्शाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की चक्रण की गति को दर्शाते हैं, चक्रण की गति तथा चक्रण की दिशा भी दर्शाते हैं। ठीक है भैया, चक्रण की दिशा भी दर्शाते हैं, दिशा भी दर्शाते हैं। ठीक है भाई, चक्रण की दिशा भी ये दर्शाते हैं। अच्छा, इसे किसके द्वारा दर्शाया जाता है, इसे एस के द्वारा दर्शाया जाता है। इसे किसके द्वारा, एस के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है गुरुजी, कोई समस्या नहीं, यहां तक हमको दर्शाया जाता है। ठीक, अंग्रेजी वाले बच्चे अगर लिखना चाहें तो वो क्या लिखेंगे मेरे भाई, इंग्लिश वाले बच्चे ये लिखेंगे कि these represents the cyclic movement and cyclic direction of electron, and this quantum number is represented by स्मॉल एस। ठीक है मेरे भैया, ये थी 4 क्वांटम संख्याएं जिनसे आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अच्छा, कह रहे हैं सर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपने इंग्लिश में नहीं बताया, चलो देख लेते हैं भाई। अच्छा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसकी इंग्लिश में परिभाषा लिख लो, कोई समस्या नहीं है। देखो, इट रिप्रेजेंट्स 3 dimensional स्ट्रक्चर या एरिया around nucleus। ठीक है मेरे भाई, it is represented by m, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? ठीक है, चलो, ये थी 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं जिनसे आपसे पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है। पहली क्वांटम संख्या क्या थी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या, जो कि हमें नाभिक से इलेक्ट्रॉन की कितनी एवरेज डिस्टेंस है, औसत दूरी क्या है, उसके बारे में बता देती है। दूसरी दिशांगी क्वांटम संख्याएं, यानी कि इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को दर्शाती हैं। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत यहां तक? तीसरी क्वांटम संख्या चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये परमाणु के त्रिविमीय अभिन्यास को, यानी कि इसके आसपास जो 3 डायमेंशनल फील्ड है उसको दर्शाएंगी। इसके बाद यहां पर पूछ लिया, चक्रण गति को दर्शाती हैं, यानी कि साइक्लिक मूवमेंट को दर्शाती हैं। कौन? साइक्लिक क्वांटम संख्याएं। अब इनसे प्रश्न कैसा आएगा, इस चीज को समझ लो। अगर मैं यहां पर देखूं तो आपसे पूछ लिया
चक्रण क्वांटम संख्या को किससे दर्शाया जाता है? चक्रण क्वांटम संख्या को और ये पेपर में सबसे मशहूर प्रश्न है इसलिए मैंने इसको उठा लिया। चक्रण क्वांटम संख्या को किससे दर्शाया जाता है? किससे दर्शाया जाता है? तो आप क्या, और आपके सामने ऑप्शन है, आपके सामने ऑप्शन है। पहला ऑप्शन एम हो गया, दूसरा ऑप्शन एल हो गया, तीसरा ऑप्शन डी हो गया, चौथा ऑप्शन एस हो गया। तो अब आपसे पूछा है चक्रण क्वांटम संख्या को किससे दर्शाया जाता है। अगर आपने पढ़ा होगा, आपके माइंड में क्लियर होगा क्वांटम संख्याओं का कॉन्सेप्ट, तो आप सीधा सीधा एस के साथ चले जाओगे। ठीक इसी प्रकार से आपसे पूछ लेगा, अंकल जी लगा वो, अगर इसी प्रकार से आपसे पूछ लेगा कि मुख्य क्वांटम संख्या को किससे दर्शाया जाता है, तो आप किसके साथ चले जाओगे? एम के साथ चले जाओगे। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत? अब पेपर में कैसा प्रश्न बना सकता है? अब पेपर में एक प्रश्न ऐसे बना सकता है क्वांटम संख्याओं से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन की, ध्यान से सुनिए, ऐसे भी बना सकता है, इलेक्ट्रॉन की नाभिक से औसत दूरी को दर्शाने वाली, नाभिक से औसत दूरी को दर्शाने वाली, औसत दूरी को किस क्वांटम संख्या से दर्शाया जाता है? ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकता है, पूछा भी गया है, यहां तक कि एनटीपीसी में तो कई बार रिपीट किया गया है। क्वांटम संख्या से दर्शाया जा सकता है, किस क्वांटम संख्या से दर्शाया जाता है? दर्शाया जाता है। ठीक, ऑप्शन आपके सामने रख देगा, ऑप्शन ए रख दिया, चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक, दूसरा ऑप्शन आपके सामने रख दिया, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। तीसरा ऑप्शन आपके सामने रख दिया, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है भैया, चौथा ऑप्शन आपके सामने डी रख दिया, नन ऑफ दीज रख दिया, मान लो नन ऑफ दीज। अगर आपने वाकई में ईमानदारी से कॉन्सेप्ट को समझा होगा तो आप क्या करोगे? आप सीधा समझ जाओगे कि भैया यहाँ पर बात हो रही है नाभिक से औसत दूरी को दर्शाने की, तो आप सीधा सीधा चले जाओगे किसके साथ? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ चले जाओगे, मुख्य क्वांटम संख्या के साथ चले जाओगे। ठीक है, और ये इसी टाइप के, इसी लेवल के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, जो कि जिन क्वेश्चन में गहराई से बात हुई होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बताओ भाई, किसी को कोई डाउट यहां तक? क्लियर है? ठीक, आज के लिए इतना ही। कल हम अगली क्लास में बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग, तो हम चालू कर ही चुके हैं, इसी को कल हम कंप्लीट करेंगे, यानी कि रासायनिक बंध को पूरी तरीके से हम क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। अच्छा, पीवाईक्यू के लिए आप लोग परेशान मत हो, 15 तारीख से आपके लिए मैराथन्स और पीवाईक्यू की सीरीज आ रही है रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर, तो हम वहां पर क्वेश्चन बहुत अच्छे से करेंगे। अभी आप कॉन्सेप्ट को समझो, अभी किसको समझो? कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से समझो। क्वेश्चन हम 15 तारीख से शुरुआत करेंगे एएलपी स्पेशल CBT 1 और CBT 2 के लिए। ठीक है भैया, सभी को नमस्कार, राम राम, जय हिंद। और एक काम करिएगा, जरूर से जरूर आप टेलीग्राम पे आप अपना रिएक्शन दीजिएगा, आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद, जय हिंद।